All right. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मेरी आवाज़ आ रही है और यू कैन सी द स्लाइड्स। जी, यस सर, आपकी आवाज भी आ रही है और स्लाइड भी नजर आ रही ऑल राइट। अब हमारा एज यूजुअल पहला सवाल ये होता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द मटेरियल वी हैव कवर्ड अप टिल नाउ। क्योंकि आज हमें हमने अपने पिछले लेक्चर तक में कंप्लीट किया था, क्यूडा वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बल्कि लेट मी गो बैक एंड शो यू आवर लास्ट। ओके, ओके, ये हमारा ये हो गया, इसको कर लिया। हमने लास्ट लेक्चर में आपको ये हमारा था लास्ट, जिसमें हमने आपको इससे पहले हम क्यूडा सी की आपको तमाम एप्लीकेशंस करवा चुके थे। आपको क्यूडा सी की जो हमने मेजर एप्लीकेशन सिखाई हैं, वो एक ये किया कि वन डायमेंशनल डाटा या अरे पर मिसलेनियस computational operations, adding of array, subtracting of array, summing the elements of array, multiplying by a constant, uh, thresholdings, uh, वगैरह, ये सारे हिस्टोग्रामिंग, स्मूथिंग, यही सारे काम फिर हमने, क्योंकि इनमें से जो कुछ काम थे वो आमतौर पर सिंगल डायमेंशन में फ्यू, टू डायमेंशन में वो ज़्यादा नज़र आते हैं। जैसे इमेजेस पर आपको अक्सर ये बात स्मूथिंग, ब्राइटनेस कंट्रोल, कंट्रास्ट कंट्रोल, हिस्टोग्रामिंग, ये अक्सर आपको इमेजेस में ज़्यादा नज़र आता है ये काम। तो ये काम फिर हमने टू डायमेंशन में किए, वो आपको सब सिखा दिए। फिर हमने इवन टू डायमेंशन में एक वेरी यूनिक इंटरेस्टिंग थिंग जो बहुत यहाँ भी आपके फिल्टरिंग ऑफ इमेजेस में भी काम आता है, कन्वोल्यूशन, और फ्यूचर में आपके डीप लर्निंग और ऐसी जगहों पर भी इसका बहुत रोल है। इमेज की एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन और नीड कन्वोल्यूशन है। तो फिर कन्वोल्यूशन आपको डीप लर्निंग और एआई और उन चीज़ों में, मशीन लर्निंग में भी काम आता है, और इधर इमेज की फिल्टरिंग करने में इसका बड़ा मेजर रोल है कि आप डिफरेंट फिल्टर्स इमेज पे अप्लाई करें जो मास्क की शक्ल में आपको दिए गए। तो हमने वो भी किया। फिर हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन विद अदर मैट्रिसेस, और आखिर में मैंने आपको उसमें टास्क दिया था कि मैट्रिक्स को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। मैंने आपका उसको सोल्यूशन भी डिस्कस किया हुआ है और आपको टास्क दिया है, जो मोस्ट प्रोबेबली आप प्रोजेक्ट में भी करोगे, एग्जाम में करोगे, इन तमाम चीज़ों में वो इस्तेमाल करोगे। वो भी टू डायमेंशनल क्यूडा सी की एप्लीकेशन में एक कॉमन एरिया है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में फॉर्म हो जाते हैं आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एक्सटेंसिव ऑर्डर ऑफ एन क्यूब प्रोसेस, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो हमने कहा आपको ये पैरेलल तरीके से वो सिखा दें, ताकि इन ह्यूज इमेजेस एंड ऑल एप्लीकेशन, वीडियोस, इमेजेस में जब आपने फिल्टरिंग या कोई अप्लाई करना है चीज़ या कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का काम एफिशिएंट हो जाए। तो क्यूडा सी और जीपीयू से आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दी। फिर आखिर में उसमें हमने सिलेक्टिवली थ्रेड्स की मैपिंग की थी, डायरेक्ट की थी
और उसके बाद उसको ब्लॉक तक चले गए और हमने उसको अप्लाई किया और यूज़ किया। अब हमने कहा कि ओवरऑल पिक्चर वगैरह देख लें, थ्रेड्स की, मेमोरी की, जो हायरार्की जीपीयू के डिज़ाइन में टोटल पिक्चर है इस लिहाज से जो प्रोग्रामर को अवेलेबल है और वो चूज़ कर सकता है, वो क्या है, वो दिखा दी। इस लेक्चर में हमने आपको वो चीज़ें दिखाई कि थ्रेड्स और मेमोरी की हायरार्की क्यों है, क्या वजह है, पास्ट में कैसे होती थी, और इस मौजूदा सीपीयू क्यूडा सी प्रोग्रामर को ये बातें कैसे कनेक्टेड है। और इसमें आपको ये दिखाया, ये वाली बात दिखाई कि ये दो थ्रेड्स के और थ्रेड्स की हायरार्की के डिफरेंट पॉइंट्स बताए सिखाए, और मेमोरी की हायरार्की के पॉइंट बताए और सिखाए। फिर जो इनकी डिटेल के थ्रेड्स की नंबरिंग स्कीम किस तरह होती है, पॉइंट करने के लिए, इंडेक्स करने के लिए क्या तरीका है, राइट साइड पे एक्स और फिर वाई जेड होता है, कॉन्फ़िगरेशन में जब मेंशन करते हैं तो लेफ्ट साइड से एक्स वाई जेड होता है, और इस तरह ये हमने मेमोरी की हायरार्की को बताया और समझाया। और फिर दोनों चीज़ें जीपीयू में क्यूडा सी प्रोग्रामर को जो अवेलेबल है व्यू, वो दिखाया। ये है वो व्यू। इसमें एक इंटीग्रेटेड तरीके से जो क्यूडा सी प्रोग्रामर को व्यू अवेलेबल है थ्रेड्स और मेमोरी के हायरार्की का, विद क्लियर स्कोप शोन बाय द एरोज, वो यहाँ सारा ड्रॉन है। दिस इज अ वेरी पावरफुल एंड मोस्ट रेलेवेंट डायग्राम। इसमें थ्रेड्स के तमाम लेवल, हायरार्की के लेवल्स, डिवाइस, ग्रिड, ब्लॉक और थ्रेड, ये शो हो रहे हैं। और मेमोरी के हायरार्की के तमाम लेवल, ग्लोबल मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी, रजिस्टर, और ग्लोबल के साथ इधर कांस्टेंट, ग्लोबल मेमोरी, कांस्टेंट मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी एंड रजिस्टर इज आल्सो a level of memory। ये सारे यहाँ all of them are shown there with grouping as threads and showing the scope of everything। थ्रेड का स्कोप, शेयर्ड मेमोरी का स्कोप थ्रेड्स तक है विद इन ए ब्लॉक, इस तरह शो किया। रजिस्टर्स का स्कोप इंडिविजुअल थ्रेड से है, तो ये इस तरह शो किया। ग्लोबल मेमोरी का स्कोप पूरे ग्रिड के थ्रेड से, इस पूरे ग्रिड के, एक ब्लॉक से नहीं, ये तो एक ब्लॉक से था, ये पूरे, तो इसको ऐसे शो किया। ये ग्लोबल मेमोरी का स्कोप पूरे ग्रिड में जितने भी ब्लॉक्स के तमाम थ्रेड्स हैं सारे इससे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये इस तरह शो किया। ये ग्लोबल मेमोरी तमाम ब्लॉक्स के थ्रेड्स के साथ करती है, शेयर्ड मेमोरी अपने अपने ब्लॉक्स के थ्रेड्स के साथ करती है। ये स्कोप शो हो रहा है यहाँ हर जगह, ये लिंक, ये एरोज, इनकी डायरेक्शन और इनकी लोकेशन, एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये शेयर्ड मेमोरी इधर के थ्रेड से एक्सेस नहीं कर सकती, तो ये थ्रेड इस शेयर मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता, ये थ्रेड इस शेयर मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन ये वाले थ्रेड्स भी और ये वाले थ्रेड्स भी ग्लोबल मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। इन सारों में ये एरो नजर आ रहा है। इसी तरह कांस्टेंट मेमोरी भी तमाम थ्रेड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, मगर इस एरो की डायरेक्शन सिंगल है। यहाँ डबल थे, इनके सिंगल, सिर्फ रीड कर सकती है। हाउएवर एक्सटर्नल होस्ट जो है वो अपने वो जो लिखता है होस्ट की चीज़ें डिवाइस में हम करते हैं कॉपी या बैक कॉपी, वो आम तौर पर हम इस पे कर रहे होते हैं, होस्ट की रैम से ग्लोबल में कर रहे होते हैं। अभी तक जो हमने सारे सीखे हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप कांस्टेंट मेमोरी में भी कोई टेबल या ऐसी चीज़ें जो बार बार थ्रेड्स को चाहिए तो लिखना चाहें तो वो भी होस्ट इसमें लिख सकता है, होस्ट लिख सकता है, लेकिन इसको रीड करके यूज करना और मैनिपुलेट करना जो है वो डिवाइस के थ्रेड्स ही करेंगे। तो होस्ट डिवाइस
hierarchy level of threads, hierarchy level of memory, their scope, ये सब कुछ हमने यहाँ शो कर दिया। ये देखिए होस्ट रीड राइट टू ग्लोबल मेमोरी कर रहा है, होस्ट राइट टू दिस कर सकता है, थ्रेड रीड फ्रॉम दिस कर सकते हैं, एटसेट्रा। ये सब यहाँ दिखा दिया। इस सब का थोड़े ये डिलेज में जो फर्क है, जो हम कहते हैं फास्ट और स्लो मेमोरीज हैं, उनके एक एग्जाम्पल टाइम्स दिखा दिए। ये वो पिक्चर समराइज कर दी कि तमाम टाइप की मेमोरीज, स्कोप, रीड राइट फंक्शन और एक्सेस डिले वाइज क्या समरी है, ये वो दिखा दी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जबकि प्रोग्रामर को ये फ्रीडम है कि एक्सेप्ट क्रॉसिंग द मैक्स लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स और नंबर ऑफ थ्रेड्स, जो कंस्ट्रेन होता है कि वो उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पाबंदी होती है। उससे अलावा प्रोग्रामर का चॉइस होता है कि ब्लॉक्स के साइज जो मर्जी रखें, उसका चॉइस है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया कि इस चॉइस के भी कुछ रिपरकशंस हैं। डिफरेंट ब्लॉक साइज का चॉइस करना इन डिफरेंट सिचुएशंस आपका यूटिलाइजेशन या एफिशिएंसी को इम्पैक्ट कर सकता है, और वो क्या हो सकता है वो भी हमने क्वांटिफाई करके पिछले लेक्चर में सीखा। थोड़ा सा जीपीयू की हार्डवेयर जिसमें ये सिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसर और रैप बताए, उसके बाद हमने ये प्रॉब्लम टेकअप किया कि कैसे आपकी फ्रीडम ऑफ चूजिंग द ब्लॉक साइज है, उसको आप डिफरेंट चॉइसेस के क्या असरात होंगे। पहले तो ये फ्रीडम दिखा दी कि अगर 1536 थ्रेड थे और मैक्स लिमिट 8 ब्लॉक थी, तो एक चॉइस था कि 6 ब्लॉक्स ऑफ 256 और दूसरा चॉइस था 3 ब्लॉक ऑफ 512। दोनों में नंबर ऑफ थ्रेड्स वही 1536 इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों अलाउड है। इस एग्जाम्पल में दोनों 100% थ्रेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बोथ चॉइसेस विल बी इक्वली गुड, क्योंकि दोनों में मैक्सिमम ब्लॉक की लिमिट क्रॉस नहीं हुई, इसलिए सारे ब्लॉक यूज हो गए। बोथ चॉइसेस विल बी इक्वली गुड, एफिशिएंसी या यूटिलाइजेशन में तमाम थ्रेड्स इस्तेमाल हो गए। तो ये यूजर को, प्रोग्रामर को चॉइस है। लिमिट क्या थी कि भाई 8 ब्लॉक से ज्यादा आप नहीं एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते, और मैक्सिमम थ्रेड की तादाद 1536 हो। इस लिहाज से आपने 256 इंटू 6, ये 512 इंटू 3, ये सेम, ये किया। अब आपको एक एग्जांपल मैंने दिखाई और आपसे बल्कि कहा था इफ यू हैव डन इट, तो मैंने कहा कि अच्छा अब ये प्रॉब्लम है आपके पास कि आपके पास अगर एक डेटा है, डेटा जिसमें 1536 एलिमेंट्स हैं, डेटा के एलिमेंट्स 1536 हैं। आपका जो लिमिट है जीपीयू की सिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसर की, वो आपको दी हुई है। एक ये कहा हुआ है थ्रेड्स की मैक्सिमम तादाद, टोटल थ्रेड्स 1536 है, और एक ये कहा हुआ है कि एक एलोकेशन में एक वक्त में एक सिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसर 8 ब्लॉक्स मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकेगा। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स की मैक्सिमम लिमिट 8 और टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स की मैक्सिमम लिमिट ये दो मैक्सिमम लिमिट्स दे दी। ये डाटा का साइज बता दिया कि ये 1536 एलिमेंट्स का डाटा है, और अब कहा कि क्या 8 बाई 8 का ब्लॉक, थ्रेड का ब्लॉक 8 बाई 8 वाला चूज करना बेहतर है या 16 बाई 16 वाला बेहतर है इस सिचुएशन के लिए, या 32 बाई 32 का है। सेम जीपीयू विद द सेम कंस्ट्रेंट्स मौजूद है। आप एज ए प्रोग्रामर सोच रहे हो मैं ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करूं, आपका फ्रीडम थी कि आप जब ग्रुप करो थ्रेड्स को, यानी ब्लॉक आपका चॉइस है कि आपने ब्लॉक 8 बाई 8 वाला लेना है, 16 बाई 16 या 32 बाई 2। अब आप कहते हो विच वन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ
यूटिलाइजेशन ऑफ थ्रेड्स और एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस, वो उसमें कौन सा चॉइस बेहतर है, वो यहाँ हमने आपको क्वांटिफाई करके दिखाया है इस एग्जाम्पल में जो मैंने लास्ट टाइम दी थी। इसमें मैंने आपसे कहा था, मैंने पहले ये वाले कॉम्बिनेशन से इसको सॉल्व कर किया था यहाँ लिटिल क्विक, लेकिन मैंने कहा था अच्छा बताओ अगर ये वाली बात समझ गए हो तो बताओ 16/16 और 32/32 के लिए आपका ये यूटिलाइजेशन वैल्यू क्या होगी और कैसे कैलकुलेट करोगे। ये मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया था, क्या आपने ये किया, एंड डू यू हैव और यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट इट, कि नहीं इसमें तो मसला आ रहा है और क्वेश्चन है आपका, बताइए। जी, ये मैंने आपको जो होम असाइनमेंट दी थी, डिड यू लुक एट इट एंड डिड यू फाइंड कि नहीं हो जाता आराम से, कोई मसला नहीं है, और डिड यू सी कि नहीं यार ये तो कोई बड़ा कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, बोलिए। डिड नॉट ट्राई, दैट्स द आंसर है। सो प्लीज ये जो दिया जाता है इसको करा करो ट्राई। इसका फायदा ये है कि आपको जब हम अगर उसको आंसर करें या जब समझाएं, एटलीस्ट आपके जहन में वो मसला तो हो कि क्या मसला था जो आपसे हल नहीं हो रहा था और आपने अब हल किया। एनीवे, हम इन दोनों का जो आपको होम असाइनमेंट थी वो भी डिस्कस कर देते हैं, अगरचे मैंने सोल्यूशन आपको इसमें दे दिया था मगर डिस्कस कर देते। पहला चॉइस 8x8 के ब्लॉक्स को चूज करो। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ थ्रेड्स पर ब्लॉक क्या है, 8x8 64 थ्रेड्स, एक ब्लॉक में आपके 64 थ्रेड्स। टोटल थ्रेड्स आपके कितने हैं 1536। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स विच आर पॉसिबल विद मैक्सिमम थ्रेड्स, यानी तमाम थ्रेड्स को अगर यूज करें और ब्लॉक साइज ये है तो कितने ब्लॉक्स उसमें से पॉसिबली कट आउट हो सकते हैं। 1536 डिवाइड बाई 64, ये 64 थ्रेड्स का एक ब्लॉक है, 1536 को 64 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा सो मैनी ब्लॉक्स 24। इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने बताई थी कि हम जब पीछे के सवालों में ब्लॉक्स को कट आउट करते थे किसी अरे पे, तो आपने देखा था जब कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते थे वो हम सील वैल्यू लेते थे, यानी टोटल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय द ब्लॉक साइज के साथ हम इस जगह यहाँ फ्लोर लिखा है वहां सील लिखते थे, याद है, डू रिकॉल दैट। अगर आपका अरे n एलिमेंट्स का हो, n एलिमेंट का अरे था, ये n एलिमेंट्स ए एन, यहाँ तक n एलिमेंट्स थे, और इसमें से अगर हम कोई ब्लॉक कट करते थे, मे बी ब्लॉक ऑफ 4, ब्लॉक ऑफ 8, ब्लॉक ऑफ 16, जो भी तो हम क्या करते थे, इसका साइज n डिवाइडेड बाय द ब्लॉक साइज, जो भी है ये ब्लॉक का साइज, जो भी, चलो ब्लॉक का साइज के लिए b कर ले, n डिवाइडेड बाय द ब्लॉक साइज। तो हम इसको कहते थे इसकी सीलिंग वैल्यू क्यों कहते थे, हम कहते थे जब आप ब्लॉक कट आउट करेंगे और n अगर ऐसा नंबर है कि ये इसका मल्टीपल नहीं है, कि लेट से अगर ब्लॉक जो थे आपके 16 के थे, ठीक है, और ये अरे जो था वो 1000 एलिमेंट था, 1000, 16 के कट आउट करें 2 टू द पावर के हिसाब से तो ये 1024 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 16। लेकिन अगर अरे आपका 1000 एलिमेंट था तो जब आप आखिरी वाला कट आउट करोगे, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हुआ 100 यहाँ कहीं खत्म हो जाएगा, ये थोड़ा सा हिस्सा जो रह गया था इस पे जब आप एक नया ब्लॉक दोगे इसको, तो ये ब्लॉक का कुछ हिस्सा इधर इस्तेमाल होगा
और बाकी वेस्ट हो जाएगा। मगर क्योंकि हमें इन एलिमेंट्स को भी प्रोसेस करना है, इसलिए हम ये पूरा ब्लॉक यहाँ साइन कर देते हैं, और जो हिस्सा एक्स्ट्रा है उसको इस्तेमाल नहीं करते, जो सिर्फ इस पे मैप कर रहा है उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक इस्तेमाल, यानी अगर हमारा आंसर यहाँ आ रहा था 3.1 ब्लॉक डिवाइड करने से, तो हम 0.1 ब्लॉक क्योंकि दे नहीं सकते, तो हम पूरा ब्लॉक दे देते हैं और सीलिंग वैल्यू 4 ब्लॉक हो जाती है। सील की वजह से ये 4 हो जाए, 3.1 के बजाय 4 होगा। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि आप फ्लोर वैल्यू इस्तेमाल करो। ये क्यों कर रहे हो बताओ? चलो, मैंने कहा यहां हमने फ्लोर वैल्यू इस्तेमाल की, टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज, उसी तरह हम ब्लॉक साइज कट कर रहे हैं। यहां हमने फ्लोर वैल्यू ली है, फ्लोर वैल्यू। यहां क्यों फ्लोर वैल्यू ली और वहां क्यों सीलिंग वैल्यू ली थी, बताइए, कोई आप में से बताएगा? जी अबू बकर। सर यहाँ तो एफिशिएंसी निकाल रहे हैं ना हम, ठीक है, तो इसलिए एफिशिएंसी तो परसेंटेज में आती है। सही है। और वहाँ सील वैल्यू इसलिए लिए कि हमें एक फिक्स वैल्यू निकालनी थी, या तो एक मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो हम उसको जब वो क्रॉस करता था, मतलब 2.5 पे जाता था वो, तो वो 3 ले लेता था, या अगर वो 2.5 से नीचे होता था वो 2 पिक कर लेता था। ठीक है, टू सम एक्सटेंट आपने इस बात को वो किया है हाईलाइट। थोड़ा सा दोनों केसेस में काम हम ये कर रहे हैं कि ये एक टोटल, यहाँ टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स है और इसमें से ब्लॉक कट हो रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे और उनमें से ब्लॉक कट हो रहे हैं। आंसर जब ऐसे कट करेंगे तो आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है वहां भी और यहां भी। हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड कर रहे हैं, दोनों में नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड कर रहे हैं। जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है, क्योंकि लास्ट ब्लॉक में नॉट बी कंप्लीटली मैपिंग। वहां हमने सीलिंग वैल्यू इसलिए ली कि डेटा के ऊपर ये ब्लॉक्स मैप होने थे। आखिरी ब्लॉक आपने पूरा डेटा को प्रोसेस करना था, आखिरी ब्लॉक जब डेटा से बाहर जा रहा था तो आपने वो ब्लॉक भी लिया ताकि आप पूरा डेटा प्रोसेस कर सको और इस ब्लॉक के कुछ थ्रेड्स वेस्ट हो जाएं, विच इज ऑलराइट। इसलिए आपने सीलिंग वैल्यू ली। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स ये हैं, ये आपकी किटी में थ्रेड्स इतने हैं टोटल। इन थ्रेड्स में से आप ब्लॉक्स ऑफ थ्रेड्स कट कर रहे हो और आप देख रहे हो मैं कितने ब्लॉक इसमें से कट कर सकता हूं। अच्छा, इसमें भी अगर वही ऊपर वाली सिचुएशन आ जाए कि आप लेट्स से लास्ट ब्लॉक, ये यहाँ पे हो गया, लास्ट ब्लॉक अगर यहाँ रखोगे तो वो इससे बाहर ओवरशूट कर जाएगा और कुछ यहाँ पर होगा और कुछ बाहर होगा। अच्छा, इसमें आप वहां तो आपने एलिमेंट्स पूरे करने थे और थ्रेड्स आपके पास थे तो आपने वो ब्लॉक डाल दिया और कुछ थ्रेड वेस्ट कर दिए। यहाँ क्या सिचुएशन है? ये एलिमेंट्स नहीं है, ये आपके पास टोटल थ्रेड्स हैं। इन थ्रेड्स में से आप देख रहे हो मैं कितने ब्लॉक कट कर सकता हूं मैक्सिमम। आप ब्लॉक की तादाद में अगर ये वाला ब्लॉक शामिल करोगे तो ये तो थ्रेड्स की मैक्सिमम लिमिट से बाहर ब्लॉक जा रहा है। अगर आपने ये ब्लॉक शामिल कर लिया तो आपकी थ्रेड की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो आपके पास थ्रेड्स तो इससे ज्यादा है ही नहीं, मैक्स लिमिट है। इसलिए आप कहोगे इसमें से मैं इतने ब्लॉक निकाल सकता हूं, यानी एक आखिरी ब्लॉक को एलिमिनेट करके, कम करके आप कहोगे आई कैन कट आउट दो मैनी ब्लॉक। और इस केस में आपके ये जो थ्रेड्स थोड़े से बचेंगे जो आपके इस ब्लॉक में शामिल नहीं हो रहे, दे विल बी वेस्ट। आपके ब्लॉक के काउंट के लिहाज से वो वेस्ट होंगे, बट अगर आप अगला ब्लॉक लेते हो तो आप मैक्स लिमिट से आगे तो जा ही नहीं सकते, दैट वाज योर थ्रेड की मैक्स लिमिट। तो अब यहाँ सिनेरियो डिफरेंट होने से, इस रीजन से आप ये ब्लॉक ड्रॉप करोगे, तो ये वैल्यू अगर लोगे तो ये फ्लोर वैल्यू है। यानी अब अगर आपका आंसर आ रहा था 3.1 ब्लॉक, चलो दोबारा 3.1 आ रहा था, तो आप कहोगे
कि मेरे अगर मैंने चौथा ब्लॉक डाला तो मेरी ये 3.1 पे आपके सारे थ्रेड इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर मैंने चौथा ब्लॉक डाला तो मैं तो थ्रेड्स की लिमिट से निकल जाऊंगा, इसलिए मैं ये 0.1 ड्रॉप कर दूं और मैं 3 ब्लॉक रखूं, इसलिए यहाँ फ्लोर वैल्यू। ओके, ये हो गए नंबर ऑफ ब्लॉक्स। आपका यहाँ कोई भी आंसर आए उसकी फ्लोर वैल्यू आप ले लें। ये अब इस प्रॉब्लम में वो 24 था, आंसर आया 24 ब्लॉक्स रिक्वायर्ड, या 24 blocks can be cut out from total number of threads। इस साइज के अगर आप ब्लॉक कट करो तो 24 blocks मैक्स कट आउट हो सकते हैं। मगर अब आपने देखा यार, पैरामीटर में तो मेरे पास पाबंदी है कि यू कैन नॉट schedule or use at one time more than 8 blocks। तो मैं, क्योंकि 24 is greater than 8, 24 is greater than max limit, ये मेरी max limit है, ये उससे ज्यादा है। I cannot go beyond max limit, so I have to stop at 8 blocks। इस max limit की वजह से instead of 24 blocks I will be able to use only 8 blocks because of that limit। अगर मैंने ये चॉइस किया था तो मैं इस साइज के 8 ब्लॉक ही यूज कर सकूंगा और बाकी ब्लॉक जाए जाएंगे। अगर इस वजह से ब्लॉक्स जाए जा रहे हैं तो लेट्स सी व्हाट इज द एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन। मेरे थ्रेड्स की यूटिलाइजेशन फिर क्या होगी, यानी मैंने 8 अब सेलेक्ट किए बिकॉज ऑफ द लिमिट। अगर मैंने 8 सेलेक्ट किए तो मेरे कितने थ्रेड्स इस्तेमाल होंगे, 64 के ब्लॉक के साइज के मैं 8 इस्तेमाल कर रहा हूं, तो 64 इंटू 8 थ्रेड्स मेरे यूज होंगे वर्सेस डिवाइडेड बाय टोटल थ्रेड्स मेरे पास 1536 थे। इस अरेंजमेंट में मैं 8 इंटू 64 खाली इस्तेमाल कर रहा हूं, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं इस रेशियो को तो मेरा आंसर आता है 0.33, जो अगर मैं ये फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज में लिखूं तो 33.3, ओके 33.3% या 1/3 ऑफ द थ्रेड्स में इस्तेमाल कर रहा हूं और 2/3 मेरा वेस्ट जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस सिलेक्शन ऑफ 8x8 साइज ब्लॉक। मेरी यूटिलाइजेशन 33% या 1/3 है, 1/3 यूटिलाइजेशन हो रही है थ्रेड्स की, बाकी वेस्ट चले गए इस चॉइस की वजह से। अब मैंने जो आपको चॉइस दिए थे दूसरे दो 16x16 का मैं करता हूं, यही सारी कैलकुलेशन आपने वहां करनी थी कि आपने कहना था कि ओके अब इस केस में वही सारी कैलकुलेशन। इस केस में मेरे ब्लॉक के अंदर थ्रेड्स कितने हैं, 16x16 256, एक ब्लॉक में 256 थ्रेड्स हैं। कितने ब्लॉक्स कट आउट होंगे टोटल थ्रेड्स में से, 1536 डिवाइड बाय 256, और मैंने बता दिया फ्लोर वैल्यू, तो आंसर आया 6 ब्लॉक्स। हो सकता है ये कैलकुलेशन का आंसर सपोज 6.1 होता, तब भी आप 6 लिखते फ्लोर वैल्यू की वजह से। अगर आंसर 5.9 होता तो क्या लिखते हैं, इस डिवीजन का आंसर अगर 5.9 होता और फ्लोर वैल्यू आपने लिखनी थी तो क्या लिखते, यहां क्या लिखना था, बोलो somebody। 5 सर। 5, तो आपने 0.9, ये राउंडिंग आप नहीं कर रहे, आपने फ्लोर वैल्यू का मतलब है कि फुल वाला नंबर लेके पूरा 0.9 को आपको थ्रो अवे कर दे, बट एनीवे यहाँ 6 पूरा आता है आंसर। अब आपने कहा ओके मुझे 6 ब्लॉक्स चाहिए, मैंने पूरे थ्रेड्स अगर यूज करने हैं मैक्सिमम तो 6 ब्लॉक्स। अब आपने ये जो मैक्सिमम वाला लिमिट थी 8 की उस पर चेक किया कि यस मेरा जो 6 है मैक्स लिमिट के अंदर अंदर है, मैक्सिमम ब्लॉक्स अलाउड टू बी यूज्ड इज 8,
मुझे 6 चाहिए, इट इज विद इन द रेंज सो आई कैन यूज 6। पिछला जब रेंज से बाहर जाएगा तो आपको मैक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर मैक्स के अंदर है तो आप अपना नंबर इस्तेमाल करो, 8 नहीं फिर इस्तेमाल करोगे, आपके पास है ही 6 ब्लॉक्स बन रहे, यू यूज ऑल 6 बिकॉज इट इज विद इन द अलाउड लिमिट ऑफ ब्लॉक, तो आप 6 को यहां सिलेक्ट करोगे। और अब यूटिलाइजेशन निकालने के लिए आप कहोगे मैं 256 साइज के 6 ब्लॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूं, तो 6 इंटू 256 थ्रेड्स में यूज कर रहा हूं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स, ये यूटिलाइजेशन है। ये देखोगे कि आप इसका आंसर आपका 1 आता है, ऊपर की प्रोडक्ट इज 1536, नीचे भी 1536, आंसर आ गया 1। 1 का मतलब है 100%। आप इस चॉइस में 100% थ्रेड्स को साइमल्टेनियस यूज करोगे, यूटिलाइज करोगे, एफिशिएंसी इज 100%। चलें, गुड। तीसरा चॉइस, तीसरा क्या था? 32/32, ये इसमें क्या है? वही काम 32 1024। ओके, अब मैंने कहा नंबर ऑफ ब्लॉक्स, यहां अब वो चीज आ गई, 1536 को 1024 ब्लॉक के साइज से डिवाइड किया, आंसर आया मे बी 1.5, चलो 1.5 आंसर आया। जब टोटल नंबर थ्रेड्स को ब्लॉक के साइज से डिवाइड किया तो आंसर आया 1.5। अब ये वो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि फ्लोर वैल्यू की वजह से आप कहोगे मैं 1.5 को 2 तो नहीं कर सकता, फ्लोर वैल्यू को ऐसे मैं इसको, ना ही आप 1.5 कर सकते हैं क्योंकि ब्लॉक्स का साइज तो फुल यूनिट्स में ही होता है। फ्लोर वैल्यू ली तो आप कहोगे 1 ब्लॉक, बिकॉज ऑफ दिस रूल कि कुछ पूरा ब्लॉक आपका बाहर गिर रहा है मैक्स लिमिट से, तो आपको ये फ्लोर वैल्यू की वजह से 1 ब्लॉक यूज करोगे। अच्छा जी, अगर 1 ब्लॉक, अच्छा आगे आपने देखना है कि ओके ये 1 ब्लॉक का मेरा जो कैलकुलेशन है ये मेरे 8 ब्लॉक के लिमिट के अंदर है, इसलिए ठीक है, ये 1 आई कैन यूज 1। इधर तो मैं कैलकुलेशन की वजह से 1 आया था, मेरा रिक्वायरमेंट यहां वो विद इन लिमिट है, तो आई विल गो फॉर 1। तो आपने कहा 1 ब्लॉक चोजन, सिलेक्ट 1। अब आपने कहा ओके यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करता हूं, आपने कहा 1 ब्लॉक ऑफ साइज 1024 यूज होगा डिवाइडेड बाय टोटल थ्रेड्स, इसका आंसर आएगा 0.667, 66%, 2/3 ऑफ द थ्रेड्स विल बी यूज। तो यहां ज्यादा बड़ा होने से आपको नुकसान हो गया, पीछे ये बड़ा होने से ये हुआ कि जो एक फ्लोर वैल्यू की वजह से जो आधा ब्लॉक लॉस्ट हुआ उससे आपका ये नुकसान हुआ। उधर आपका वो तो पूरे पूरे डिवाइड हो गए थे, मगर मैक्स लिमिट ऑफ ब्लॉक्स की वजह से जो आपके ब्लॉक्स आए हुए उसकी वजह से यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस 1/3 होगी, 1/3। इधर आपकी परफॉर्मेंस इस दूसरी रीजन की वजह से, इस रीजन की वजह से आपकी 2/3 होगी, 1/3 यहाँ थ्रेड वेस्ट हुए, उधर तो 1/3 वेस्ट हुए। इसमें आपके तमाम थ्रेड यूटिलाइज हो रहे हैं, 100% परफॉर्मेंस। तो ये है आपके वो जो थ्रेड, आपका जो ब्लॉक का साइज आप चूज करते हो वर्सेस आपकी थ्रेड यूटिलाइजेशन या एफिशिएंसी जो आप देख सकते हो इन योर चॉइस। ओके, ये हमने आपका पिछला असाइनमेंट जो आपको होम असाइनमेंट दिया था उसको एलिब्रेट कर दिया। ओके, बट विद दिस our CUDA C GPU business is now off या complete। ये दोबारा रीसर्फेस होगा CUDA C जब हम NPI और OpenMP कर चुके होंगे, तो हम कहेंगे अब इस CUDA C को उनके साथ जब कंबाइन करना होगा उसका इसका जिक्र उस वक्त फिर आएगा दोबारा। For the time being we have completed all we wanted to learn in CUDA C and GPU and its programming। ओके, क्यूडा सी आप कह सकते हैं। जीपीयू के लिए हम आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल आर्किटेक्चर ये ओके, जीपीयू क्यूडा सी। ओके, तो अब हम फिर गए जो आज का लेक्चर था उस पर,
इसको हमने किया क्लोज। हम आज के उस पे आ गए, टुडेज। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हम सीखेंगे नेक्स्ट। याद है शुरू में जब हमने कोर्स का ओवरव्यू किया था तो आपको ये बताया था कि हमने 3 डोमेन की पैरेलल डोमेन में प्रोग्रामिंग और आर्किटेक्चर्स को सीखना है। अभी हमने मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग, स्मॉल थ्रेड लाइक पैरेललिज्म थ्रू क्यूडासी एंड जीपीयू सीख लिया। अब हम नेक्स्ट किस्म का पैरेललिज्म जो मल्टी कोर सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमने एक सीपीयू आजकल है क्वाड कोर, 8 कोर, ऐसे सिस्टम्स को जो प्रोग्राम करना हो या उनसे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी हो, तो हाउ वुड यू डू दैट। अभी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है कि आपका सीपीयू एक सिक्वेंशियल प्रोग्राम चला रहा था, बीच में एक ह्यूज डेटा पैरेलल प्रॉब्लम आ गई, इमेज वीडियो ये वो, और उसने वो जीपीयू के हवाले की, जीपीयू ने उसे फास्ट सॉल्व किया एज एन एक्सेलरेटर या को प्रोसेसर कहना इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, मगर समथिंग लाइक दैट, एज ए एक्सेलरेटर उसको सॉल्व किया और आपको फिर वापस पकड़ा दिया। अब हम कह रहे हैं कि आपका वो जो सीपीयू था पहले, जिसके अंदर एक प्रोसेसर होता था, अब वो सीपीयू बजाते खुद कई, उसके अंदर मेन सीपीयू जो कंट्रोल वाला पार्ट है उसमें कई सीपीयू बन गए और उनको हमने कोर कहा, और ये सिस्टम को मल्टी कोर कहा, क्वाड कोर, 8 कोर, एक्स। अब हम चाहते हैं कि यार ये वाले जो सिस्टम है इनको कैसे प्रोग्राम करें। ये अब जीपीयू क्यूडा सी तो उसके लिए थी, इन्हें क्या करें। ये अब आपके पास हर जगह है, ये भी सिस्टम हर जगह मौजूद है। ओके, तो अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो मल्टी कोर सिस्टम्स हैं जिनमें क्वाड कोर और ये है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देम इन पैरेलल बाय यूजिंग दिस मल्टीपल कोर्स, दैट इज नाउ अवर न्यू इशू। इसको अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें, इसको अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें तो वो ये है। हमने बताया था कि हेटेरोजेनियस पैरेलल कंप्यूटिंग इस सेंस में कर रहे हैं कि देयर आर वैरायटी ऑफ प्रोसेसिंग एबिलिटीज जिनको हम कंबाइन करके यूज करेंगे। हमारे पास प्लेटफॉर्म या हार्डवेयर वाइज ये अरेंजमेंट्स पैरेलल की हम देख रहे हैं। एक हमने जीपीयू की देखी है, अब अगली हम मल्टी कोर सिस्टम की देख रहे हैं, उसके बाद हम क्लस्टर ऑफ कंप्लीट कंप्यूटर्स को देखेंगे। ये 3 तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें हर एक को हम प्रोग्राम करना भी सीख रहे हैं। जीपीयू को प्रोग्राम करने के लिए, जीपीयू को प्रोग्राम के लिए हमने क्यूडा सी सीखी, ये कंप्लीट किया। अब हम मल्टी कोर्स एसएमपी के लिए प्रोग्रामिंग सीखेंगे, जिसके लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ओपन एमपी है जो हम यूज करेंगे और इसके जरिए से प्रोग्रामिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे क्लस्टर सिस्टम्स पे,
और उनको MPI से प्रोग्राम करना सीखेंगे। तो लेट्स डू दिस नाउ। OpenMP को सीखने के लिए मल्टीकोर सिस्टम्स पे एक इनिशियल फेज जो इंट्रोड्यूस, जिससे फिर ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है जो हम यूज कर रहे हैं, ये था कि लिनक्स ने बहुत टाइम पहले पॉजिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर पैरेलल में बहुत सारे थिक थ्रेड्स या कंट्रोल थ्रेड्स पैरेलल में एक से ज़्यादा रन होने हों तो वो कैसे उसको हैंडल किया जाए। ये बात लिनक्स ने क्वाइट सम टाइम पहले एज ए पॉजिक्स हवाले की। ये पॉजिक्स ही बाद में पी थ्रेड एज ए स्टैंडर्ड बन गया। तो ये थ्रेड लेवल पे, लो लेवल पे, जैसे आप कोड लिखें और असेंबली लेवल पे लिखते थे पहले कोड, मगर कंट्रोल आपका बहुत अंदर तक होता है उसमें, ये उस लेवल का उन्होंने अरेंजमेंट दिया कोडिंग का कि आप हर थ्रेड को काबू कर सकें, क्रिएट कर सकें, टर्मिनेट कर सकें और उसको सस्पेंड कर सकें। ये सारे थ्रेड्स को कंट्रोल देके उन्होंने एक अरेंजमेंट और स्कीम बताई जो पॉजिक्स थी, और वही पी थ्रेड बाद में स्टैंडर्ड बन गया। हम इससे वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यही कॉन्सेप्ट को ज़्यादा एफिशिएंटली OpenMP ने इम्प्लीमेंट किया है। एज ए प्रोग्रामर ये थोड़ा हायर लेवल लैंग्वेज है, तो आपको वही वाले काम इधर ज़्यादा आप कॉन्साइज कोड से कर सकते हो, जैसे असेंबली की निस्बत आप HLL से करते हो। लेकिन जैसे HLL से पहले आप असेंबली सीखते हो ताकि आपको इंटरनल मैकेनिज्म पूरा समझ आ जाए, और उसके बाद आप यूज करो। यही काम यहाँ है, सारे कॉन्सेप्ट इधर से सीख लेंगे और फिर उसको इस कोड करना OpenMP से करके इस्तेमाल भी करेंगे। ओके, अब कॉन्सेप्ट हमें क्या सीखने हैं। जैसे मैंने बताया कि मेन आइडियाज और कॉन्सेप्ट हमें पॉजिक्स पी थ्रेड से सीखने हैं, उस लेवल का काम है। और इनको सीखने में भी और बाद में भी हम सूडो कोड से इस बात को सूडो, बजाय इसके कि पॉजिक्स और पी थ्रेड की निटी ग्रिटी सिंटेक्स के बारीकी में पढ़ें, हम उसको एज ए सूडो कोड देखेंगे। इसके तमाम कॉन्सेप्ट पॉजिक्स और पी थ्रेड सूडो कोड के, ठीक। और उनमें जो मेन मामलात नजर आएंगे वो ये होंगे, थ्रेड्स को फोर्क और ज्वाइन करना, किसी एरिया को मेमोरी के लॉक और अनलॉक करना। ये वो टिपिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं जो हमारे इस कॉन्सेप्ट को समझने में एज ए सूडो कोड हमें पढ़ने हैं, सीखने हैं, समझने हैं। और फिर ये सीखने के बाद हम एक एग्जाम्पल करेंगे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कि किस तरह पार्टीशन करके ऐड अरे को किया जाए। यानी ऐड एक अरे, उसे आप पार्टीशन बनाते हैं और हर पार्टीशन एक अलग थ्रेड को पैरेलल में हवाले कर देते हैं काम करने के लिए। ये थ्रेड्स CUDA-C के थ्रेड्स की निस्बत मोटे और पावरफुल हैं। ये कंट्रोल थ्रेड्स हैं। ये जो हमारा जब GPU हम कर रहे थे, इन थ्रेड्स का फर्क हम देख लें। जब हम GPU वाला कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे CPU का एक कंट्रोल थ्रेड है जो मेन है, जो चल रहा है। ये मेन और मोटा पावरफुल CPU फॉर कंट्रोल ऑपरेशंस, फॉर सीक्वेंशियल ऑपरेशंस इज वेरी पावरफुल। ये CPU था, CPU एक, लेट्स से सिंगल CPU विच मीन सिंगल कोर। यहाँ वो मेन कंट्रोल थ्रेड पावरफुल थिक थ्रेड चल रहा है। इसे जब जरूरत पड़ी किसी पैरेलल इमेज वगैरह को प्रोसेस करने की, यहाँ इसके पास एक इमेज का डाटा आ गया, इसको इसने भेज दिया इधर GPU को ये पूरा इमेज भेज दिया, और वहां उसने GPU ने अपने बहुत सारे थ्रेड्स निकाले और पैरेलल में
ये डेटा पैरेलल थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड है, ये थिन थ्रेड्स हैं, इनमें कंट्रोल की पावर बहुत कम है, लेकिन इनमें तादाद बहुत ज्यादा है और डेटा जो बहुत पैरेलल में होता है उसके लिए आइडियल है। तो ये डेटा पैरेलल थिन थ्रेड्स, वेरी थिन थ्रेड्स इन ए लार्ज नंबर इस्तेमाल होते हैं। ये थिक थ्रेड है, कंट्रोल थ्रेड है, इसमें बहुत पावर है, ब्रांच प्रिडिक्शन और क्या क्या इस कर सकता है थ्रेड। अब हम कह रहे हैं कि इस थ्रेड को जो ये चाह रहा था, सीक्वेंशियल चल रहा था, इसको बिकॉज ऑफ आपका कोर एक से ज्यादा है, यहाँ पर कोर इधर है, आपने कहा यार इस कोर में, एक कोर में तो ये चल ही रहा था, आपने कहा कोई प्रॉब्लम आई है जो मैं किसी दूसरे कोर को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ। तो ये थिक दो थ्रेड्स अब आपके पास हैं, यहां से आपने फोर्क करके एक और थ्रेड्स भी बना लिया, एक ये चल रहा था और एक फोर्क करके एक और थ्रेड बना लिया। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपने फोर्क करके 3, फोर्क करके 4, क्वाड कोर प्रोसेसर था, आपने थिक कोर्स के साथ फुल फ्लेजेड पावरफुल कंट्रोल थ्रेड्स 4 बनाए और ये सब पैरेलल में काम कर रहे हैं। ये parallelism is control level parallelism, very thick powerful threads. That parallelism is data level parallelism, very thin large number of threads. हम अब ये वाला पढ़ रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि अगर आप इधर थे और आपको एक और चाहिए तो फोर्क कर जाएं, और इसी तरह जब काम खत्म कर ले तो इधर ज्वाइन कर जाएं, इसलिए इसमें फोर्क और ज्वाइन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो हम एक अरे को, अब इसमें हम क्या एग्जाम्पल में क्या करेंगे कि एक बड़ा सा अरे लेंगे जो आपके पास था, ये बड़ा सा अरे था, इसको एक थ्रेड से करने के बजाय इस अरे के 4 पोर्शन कर देंगे। फर्ज करो इस जो भी काम करने से पे हर कोर अपने अपने पोर्शन पे काम करे, उस तरह का काम है जो उधर था, मगर उधर तो बहुत ज्यादा थ्रेड थे तो शायद एलिमेंट लेवल तक आप उन्हें मैप कर देते, एक एलिमेंट एक थ्रेड। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपके पास महदूद नंबर ऑफ प्रोसेसिंग के ऑप्शंस है, 4। तो अब आप एक एलिमेंट में एक अरे का एक पूरा पोर्शन 1/4 पोर्शन एक कोर को दे देंगे, अनदर 1/4 पोर्शन दूसरे को दे देंगे। ये जो 1/4 पोर्शन कट कर रहे हैं, ये पार्टीशनिंग हो रहा है, हमने प्रॉब्लम को पार्टीशन किया और हर एक कोर के हवाले कर दिया इन पैरेलल। ओके, ये काम ये होगा। इसके लिए टर्मिनोलॉजी चलो प्रोग्राम के टाइप्स भी देख लें। एग्जाम्पल में हमारा प्रोग्राम जो हम लिखेंगे वो दोनों तरह के प्रोग्राम लिखेंगे, एमपीएमडी और एसपीएमडी। एसपीएमडी का मॉडल वो था जो आपने अभी जीपीयू में देखा कि आप एक इंस्ट्रक्शन या एक कोड होता था कि CI = AI+, सारे थ्रेड वो कोड अपने इंडेक्स को यूज करके रन कर देते। उसमें सिंगल प्रोग्राम था मगर हर एक डिफरेंट डेटा पे चलाता था, ये उधर था ये मॉडल, और वो आर्किटेक्चर भी SIMD कहलाती है भारत। इस केस में हर प्रोसेसर ने के पास एक अलग कोड चलाने की सलाहियत है, ये जो मॉडल है। तो हम ये कर सकते हैं कि हर प्रोसेसर को एक डिफरेंट प्रोग्राम दे दें कि तुम इसको प्रोसेस करो। तो ये MPMD है, मल्टीपल प्रोग्राम और मल्टीपल डाटा, हर एक को अलग अलग प्रोग्राम दिया, वो पैरेलल में चला रहा है, ये मल्टीपल प्रोग्राम नेटवर्क। मगर इस वाले में ये भी ऑप्शन है कि इन सारों में अलग अलग प्रोग्राम दे मगर एक ही प्रोग्राम हो, मगर वो ऐसा प्रोग्राम हो कि हर प्रोसेसर अपने हिस्से का काम करो। ऐसा प्रोग्राम बन सकता है कि आप एक प्रोग्राम ऐसा बनाएं जिसमें ये लिखा हुआ हो कि अगर तुम प्रोसेसर 0 तो तुम ये करो, अगर प्रोसेसर 1 हो तो ये करो। तो एक ही प्रोग्राम सब पे डाल दें और वो पैरेलल में अपना अपना हिस्सा रन करें। ये एक ही प्रोग्राम बनाने के सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट वाइज फायदे हैं, वर्जन मैनेजमेंट को
मैनेज करना बेहतर होता है, तो लोग तरजीह देते हैं कि SPMD प्रोग्राम लिखें इवन इस मॉडल के लिए। बहरहाल सीखने में हम पहले एज ए MPMD मॉडल सीखेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे SPMD। ये हमारा पूरा लाए अमल हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग को सीखने का के रास्ता और प्रोग्रामिंग जो बाद में एग्जाम्पल करेंगे उसकी डिटेल वो हमने देख ली। लेट्स स्टार्ट। ओके, पॉजिक्स के जरिए से बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना, जिनमें जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट क्या होंगे, हाउ टू फोर्क, हाउ टू ज्वाइन, हाउ टू एंड। ये 3 कमांड्स पॉजिक्स में या कोड में, ये 3 इंस्ट्रक्शंस, फोर्क, ज्वाइन, एंड। फोर्क जैसे मैंने बताया, टू इन्वोक और क्रिएट अनदर प्रोसेस। ये जो मैं थ्रेड कह रहा था, थिक थ्रेड, कंट्रोल थ्रेड, इसके लिए एक टेक्निकल कॉमन नेम इस्तेमाल होता है, प्रोसेस। प्रोसेस और फंक्शन, इसमें आपको फर्क पता होना चाहिए। कैन समबडी टेल मी कि प्रोसेस और फंक्शन में क्या फर्क होता है? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? आप लोगों ने कंप्यूटर के कोर्स किए हुए हैं। प्रोसेस और फंक्शन, ओके। फंक्शन भी ये करता है, हम फंक्शन अभी जानते थे कि यार एक ये प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम में यहाँ एक फंक्शन कॉल आ गया। फंक्शन कॉल आने का मतलब है यहाँ आपने एक फंक्शन का कोड लिखा हुआ था, ये जो फंक्शन कॉल आई तो आप उस फंक्शन के कोड को रन करने चले गए, वो रन किया और फंक्शन पूरा हुआ, फिर आप अपना नॉर्मल रास्ते में चले गए। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप आ रहे थे कंप्यूट करते हुए, आपको एक और प्रोसेसर की जरूरत पड़ी, एक और प्रोसेस की जरूरत पड़ी। चलो प्रोसेस, आपने कहा प्रोसेसर छोड़, प्रोसेस आपने कहा मैं एक और प्रोसेस जनरेट करूंगा और वो भी कोड रन कर रहा होगा जब मैं कोड रन कर रहा हूं। इसमें जरूरी है कि अगर एक सीपीयू में भी एक से ज्यादा प्रोसेस जब बनाएंगे तो आप पूरा कॉन्टेक्स्ट, प्रोसेस के रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, मेमोरी, ये वो सब प्रोवाइड होंगे। वो प्रोसेस जब सस्पेंड होगा तो वहाँ पे मौजूद होंगे, जब इनिशिएट होगा तो वहाँ पे बिल्ट होंगे, और वो तो विद होल कॉन्टेक्स्ट एक एक्टिविटी जनरेट एक्टिव थ्रेड से होती है। ये प्रोसेस है, ये लाइव एक्टिव चीज है और ये इंडिपेंडेंटली विद फुल कॉन्टेक्स्ट काम आ रही है। ये बीच में सस्पेंड भी हो सकता है एक्टिविटी में, एंड भी हो सकता है, नया भी जनरेट हो सकता है। इट इज ए लाइव एक्टिव थिंग, इट इज नॉट ये इस कंट्रोल थ्रेड इसका जो था वो वही है जो एक्टिव था, एक ही है। जब हम कहते हैं फंक्शन कॉल हुआ तो यही थ्रेड, एक और थ्रेड नहीं बना, यही थ्रेड इन इंस्ट्रक्शंस पे एग्जीक्यूट करने चला गया, यही थ्रेड, एक और थ्रेड नहीं बना जो लाइव हो। विच मीन्स के फंक्शन का आप समझिए इसी जगह कोड आ गया, यहाँ फंक्शन का कोड आ गया और ये थ्रेड अपने उनको सिक्वेंशियली चल करता जा रहा है। और बस ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग वाइज कोड को लिखने में सफाई आ गई, समझने में। अदरवाइज ये सिंगल सिक्वेंशियली है, फंक्शन के अंदर एक ही वही थ्रेड रहता है, वही सिक्वेंशियली चल रहा होता है। इस केस में नया थ्रेड बन जाता है जो एक नए प्रोसेसर पे चल सकता है। अगर आप एक प्रोसेसर को भी टाइम शेयर करें तो ये एक लाइव चीज है। एक कंट्रोल, इसका अपना कंट्रोल रजिस्टर, अपना कॉन्टेक्स्ट के सेविंग के वेरिएबल्स, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट पूरा कॉन्टेक्स्ट लेके चलते हैं और ये लाइव है।
ये सस्पेंड होता है, ये स्टॉप होता है, टर्मिनेट होता है। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस और फंक्शन। हम जब पैरेलल वाली बात कर रहे हैं तो हम एक तो प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि लाइव थ्रेड, दूसरे हम पैरेलल में ये भी कह रहे हैं कि इस केस में ये प्रोसेस, हर प्रोसेस एक अलग प्रोसेसर पर भी चलेगा। हम पैरेलल वाले, नॉन पैरेलल वाले ये ऐसे प्रोसेस बनाते थे और वो एक ही सीपीयू को शेयर करते थे, अलग अलग प्रोसेस, लाइव प्रोसेस एक सीपीयू को बारी बारी शेयर करता था, तब भी प्रोसेस थे। मगर पैरेलल वालों ने ये रखा हुआ है कि हम हर प्रोसेस को एक अलग सीपीयू पे, कोर पे डालेंगे, ताकि हम शेयर करने से जो हमें नुकसान हो रहा था स्पीड का वो ना हो और हम पैरेलल में काम करें। तो पैरेलल प्रोसेस वाले प्रोसेस बनाएंगे और उसको अलग प्रोसेसर पर भी डाल देंगे। फोर्किंग, ये फोर्किंग ऑफ टास्क हो गया, थ्रेड हो गया। ज्वाइन, जब ये थ्रेड आपने एक अलग बनाया, वो लाइव था, वो चलता रहा, आप ये भी चलता रहा, किसी स्टेज पर इन्हें आपस में सिंक्रोनाइज होने की जरूरत पड़े या वापस उस थ्रेड को वापस खत्म होके इसके साथ ज्वाइन होने की जरूरत पड़े कि यानी ये एक थ्रेड बनाया, काम किया और फिर वापस ये प्रोसेस आ रहा था, फोर्क किया, एक थ्रेड बन गया, वो प्रोसेस चल पड़ा, वो थ्रेड चलता रहा, एक स्टेज के बाद वो वापस खत्म हो गया उसका काम, तो वो ज्वाइन करने के लिए फिर वापस आ गया और ये ज्वाइन। एंड जब आपका लेट्स से कोई भी, ये तो ज्वाइन जो क्रिएट होगा वो तो ज्वाइन होगा, लेकिन लेट्स से आपका मेन प्रोसेस एंड में जब काम खत्म हो गए, प्रोसेस को टर्मिनेट, कोई भी प्रोसेस जब फिनिश होकर टर्मिनेट होना है तो आप एंड ऑफ दैट कहते हैं, ये अब खत्म, क्लोज, एंड। तो उसके लिए एंड का वर्ड पिक्टोरियली, प्रोसेस एक्स चला, एक और प्रोसेस की जरूरत पड़ी, उसने कहा फोर्क टू प्रोसेस वाई, ये वाई का प्रोसेस, ये प्रोसेस वाई है, जैसे फंक्शन होती थी वो है, मगर ये एज ए एक्टिव थ्रेड है। ये चला, ये पैरेलल में चलता रहा, ये एक्स चल रहा है और इधर वाई चल रहा है, दो प्रोसेस चल रहा है। ये जब पूरा हो गया तो इसने कहा ज्वाइन वाई। इसमें भी यहाँ एक जगह है जहां ये कहेगा कि नाउ वाई, आई नीड टू कलेक्ट रिजल्ट फ्रॉम वाई, तो वाई शुड ज्वाइन मी। ये अगर यहाँ पहले पहुंच जाएगा तो ये वेट करेगा, ये पहले पहुंच जाएगा तो ये वेट करेगा, मगर इस स्टेज पे ये दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, ये वापस इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा और फिर आगे दोबारा एक्स ही चलेगा। तो एक्स यहाँ से यहाँ तक चला है, इधर एक्स और वाई दोनों पैरेलल में चले हैं और फिर एक्स चला है। ये है थ्रेड्स की अलहदा करना और उनको दोबारा ज्वाइन करवाना। अच्छा, ये हो गया हमारा फोर्क ज्वाइन का कॉन्सेप्ट में सीख लिया, थ्रेड को फोर्क करना और थ्रेड को ज्वाइन करना, ये एक मेन कॉन्सेप्ट था। दूसरा मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने वहां लिखा था वो ये है कि जब थ्रेड्स पैरेलल में चलते हैं कंकरेंटली, तो फिर ये क्या चीज है, लॉक अनलॉक, ये एक इस्तेमाल होती है। लॉक अनलॉक का वर्ड क्या है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड कि क्यों लॉक अनलॉक की जरूरत पड़ती है। आप हम कई जगह करते रहे हैं, आपने क्यूडा सी में भी ये मसला है। ये है वो रेस कंडीशन जो वहां पे नहीं मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कॉमन वेरिएबल से एक से ज्यादा थ्रेड रीड और रीड करके राइट मॉडिफाई करे, यानी किसी कॉमन शेयर्ड मेमोरी को एक से ज्यादा थ्रेड साइमल्टेनियसली मॉडिफाई अगर करेगा तो रेस कंडीशन पैदा हो जाती है, जिससे आपके रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। ये आपको याद है हमने क्यूडासी में किया, मैंने वहां भी मेंशन किया था कि इसका हल ये है कि वो एरिया जिसमें ये काम हो रहा है उसको आप कंट्रोल में ले आए किसी तरीके से कि एक वक्त में एक से ज्यादा थ्रेड वहां गड़बड़ ना कर सके। और उसका हल क्यूडा सी में हमने कहा था दोनों है, लॉक अनलॉक भी है और एटॉमिक भी है।
वहाँ हमने एटॉमिक को काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ भी किया कि एटॉमिक इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो जब बहुत से थ्रेड्स किसी काउंटर को इंक्रीज कर रहे हैं या वहाँ ऐड कर रहे हैं तो वो जब तक एक एटॉमिक में जो लिखा हुआ है वेरिएबल जब तक एक थ्रेड नहीं कर लेगा दूसरे रुके रहेंगे, जब वो कर लेगा तो दूसरे बारी बारी आएंगे। एटॉमिक से हमने ये काम किया। वहां कहा उधर भी लॉक अनलॉक का प्रोविजन भी है वहां भी, मगर वहां हमने एटॉमिक से काम किया। ट्रेडिशनली लॉक एंड लॉक उन लोगों ने भी इसलिए इस्तेमाल किया कि ट्रेडिशनली मल्टी कोर सिस्टम या मल्टी प्रोसेस वाले प्रोसेस जिसमें हो ऐसे सिस्टम हमेशा से लॉक एंड लॉक इस्तेमाल करते थे इस मकसद के लिए। इसमें भी हम ये लोग लॉक एंड लॉक ही इस्तेमाल करते हैं। मसलन यहाँ मिसाल कि कंप्यूट आपने सम करना, कंप्यूट क्या करना था कि सम इज इक्वल टू सम प्लस एफ ए प्लस एफ बी। एफ ए कोई वैल्यू कैलकुलेट करके प्रोसेस ए ने ऐड करनी है, एफ बी एक और प्रोसेस है उसने, अलग अलग थ्रेड्स हैं। अगर ये एक सिक्वेंशियल प्रोग्राम हो तब तो मसला ही कोई नहीं है, सिक्वेंशियल प्रोग्राम पहले ये ऐड करेगा उसका आंसर आएगा फिर ये ऐड करेगा, कोई मसला नहीं होता। मसला क्या होता है अगर एक से ज्यादा, एक थ्रेड इस पर चल रहा है एक थ्रेड इधर चल रहा है, ये भी ये एफ ए ऐड करना चाहता है ये एफ बी ऐड करना चाहता है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट सम में दोनों ऐड होकर आपका आंसर आएगा। मगर रेस कंडीशन का होता ही है कि जब मैंने जैसे बताया कि अभी ये एफ सम को रीड कर लिया उसने और एफ ए लिखने की तैयारी कर रहा था कि इसने भी दूसरे थ्रेड ने भी सम को रीड कर लिया और एफ बी लिखने की तैयारी शुरू कर दी। तो अब एंड में क्या होगा कि दोनों के पास स्टार्टिंग पॉइंट सम है, तो एंड रिजल्ट या सम प्लस एफ ए हो जाएगा या सम प्लस एफ बी हो जाएगा, जो भी आखिर में लिखेगा वो वहां पे रिजल्ट हो जाएगा, जो आप नहीं चाहते। आप तो चाहते थे सम प्लस एफ ए प्लस एफ बी। ये रेस कंडीशन है। इसका हल के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन वही चीज है कि कॉमन एरिया को, जैसे इसमें सम कॉमन एरिया है जिसमें दोनों ने लिखना है, उस कॉमन एरिया को लॉक कर दो। जो भी थ्रेड पहले दाखिल हो जाए सम को रीड करे वो लॉक हो जाए, अब दूसरा सम को रीड नहीं कर सकता। ये पहले उसमें अपना एफ ए ऐड करे, अपना रिजल्ट फाइनलाइज राइट करे और फिर अनलॉक करे। जब ये अनलॉक करे तब ये एंटर होगा और ये अपना ऐड करेगा और रिजल्ट सही रहेंगे। तो लॉक अनलॉक ये जो एरिया है सम का, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन है, जिसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपने की है बाय यूजिंग लॉक अनलॉक। और उसका मकसद ये है कि एट वन टाइम ओनली वन प्रोसेस will enter into this critical area, complete its job and get out, and only then the next one will enter. ये है हमारा लॉक एंड लॉक। ओके, ये इसकी मिसाल। इस प्रॉब्लम के लिए प्रोसेस ए शुरू हुआ, यहां आया, फोर्क कर दिया क्योंकि एफ बी भी ऐड करना है एफ ए भी ऐड करना है, तो इसने एक और थ्रेड जनरेट किया कि भाई तुम एफ बी ऐड करो। खुद अपने कहा इसने मैं एफ ए ऐड करूंगा। ये इधर आया। अगर ये लॉक अनलॉक ना होता तो ये मसला होना था कि इसने सम प्लस एफ ए कहना था, इसने सम प्लस एफ बी कहना था और वो रेस कंडीशन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हम सम को लॉक करते हैं, ये भी जब सम इस्तेमाल करे तो लॉक कर दे और इस्तेमाल करे। इसने भी जब भी कभी, ये जरूरी नहीं एक ही पॉइंट पर आए, जहां भी कहीं होंगे प्रॉब्लम तो जब होगी जब ये एक ही पॉइंट पे आ जाए, लेकिन अब ये दोनों ने ये करना है कि जब सम पे कोई काम होगा तो पहले लॉक करेगा, अपना काम करेगा, फिर अनलॉक करेगा सम को। दोनों ने अपनी लॉक अनलॉक इस वेरिएबल पर, सम के वेरिएबल पर डाल दिया। अब वो मसला नहीं आएगा रेस पे। इसे कहते हैं लॉक अनलॉक। ये कोड यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ ये चाहता है कि बी ज्वाइन कर ले, वेट करेगा, इधर से बी अपना काम पूरा करके ज्वाइन बी कहेगा, जहाँ ज्वाइन बी दोनों तरफ है वो ज्वाइन हो जाएंगे, फिर ये कट खत्म हो जाएगा ये कट, और ये आगे दोबारा
प्रोसेस ए जारी रहेगा और फिर ये एंड ए हो जाएगा। ओके, तो मैंने आपसे कहा था एग्जाम्पल में हम एक अरे को लेंगे, हमने उसके एलिमेंट्स को ऐड करना है। एक अरे है, एक अरे, उसके एन एलिमेंट्स है, उन्हें ऐड करना है। अगर सिक्वेंशियल हो एक प्रोसेसर, लूप लगाए, फॉर लूप 0 से n-1 तक और एलिमेंट्स को ऐड करते जाए, सम आ जाएगा। सम का एक वेरिएबल लें, उसको 0 करें, इनमें ऐड करते जाएं, एंड में अक्यूमुलेट हो जाए। सिक्वेंशियल कोई मसला नहीं। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि पैरेलल में करें तो हम पहले देखेंगे हमारे पास कितने प्रोसेसर हैं, कोर कितने हैं, वो p है। तो n डिवाइडेड बाय p, एक पार्टीशन आपका n डिवाइड बाय p के बराबर होगा, एक पार्टीशन। अब आप अरे को पार्टीशन करेंगे और उसको उतने टुकड़े करेंगे जितने आपके पास प्रोसेसर है, तो हर टुकड़ा n बाय p, n बाय p, n बाय p, n बाय p के साइज का। ये पार्टीशनिंग कराती है, टुकड़े बनाना, डेटा के हर पीस एक अलग प्रोसेस हैंडल करेगा। इसको पार्टीशनिंग ऑफ डेटा कहते हैं फॉर रनिंग इन पैरेलल। पार्टीशन कर दिया, हर पार्टीशन में n बाय p एलिमेंट उसके जाएंगे। अब कोडिंग करते वक्त मसला क्या आएगा? मसला ये आएगा कि कौन सा थ्रेड का जो पार्टीशन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। हर एक थ्रेड का पार्टीशन का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा। ये सबसे पहला पार्टीशन लेट्स से P0 को हमने दिया है, कोर 0 को। अगला पार्टीशन कोर 1 को, अगला पार्टीशन कोर 2 को, अगला पार्टीशन कोर 3। तो हर पार्टीशन एक अलग प्रोसेस को दिया है, P0, P1, P2। अच्छा, कोड आपने लिख दिया है कि ऐड करो एलिमेंट फ्रॉम दिस टू दिस, ये कोड लिखोगे, जाहिर है। कोड एक पार्टीशन के n बाय p एलिमेंट्स को ऐड करने का एक कोड लिखोगे आप। अच्छा, वो कोड आपने लिखा, मगर इस कोड में आपको बताना पड़ेगा हर कोर को या हर प्रोसेस को कि भाई तुम्हारा स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या है। अरे तो हर एक के सामने पूरी पड़ी हुई है, हर एक ने अपने पार्टीशन के एलिमेंट्स को वो करना है। अब सवाल ये है कि हम किस तरह मैपिंग करें स्टार्ट ऑफ पार्टीशन की, डेटा का स्टार्ट ऑफ पार्टीशन टू अ प्रोसेसर, कि कौन सा प्रोसेसर कहां से स्टार्ट और एंड करेगा। ये है इसमें मैपिंग का कॉन्सेप्ट, ये वाला है कि पार्टीशन का स्टार्ट हर एक का अलग है, वो क्या है ये ढूंढना है, और वो आसान है। अगर हर पार्टीशन n बाय p साइज का है तो पहला जो 0 प्रोसेसर का है वो 0 n बाय p से शुरू करेगा और 1 n बाय p के एक पहले रुक जाएगा, यानी ये एक n बाय p है ना, ये वहां तक जाएगा। दूसरा 1 n बाय p से शुरू करेगा और 2 n बाय p तक जाएगा। नेक्स्ट 2 n बाय p से शुरू करेगा और 3 तक जाएगा। हर दफा एक n बाय p का स्टेप है। तो प्रोसेसर 0 का स्टार्ट पॉइंट 0 n बाय p है, प्रोसेसर 1 का स्टार्ट पॉइंट 1 n बाय p है, प्रोसेसर 2 का स्टार्ट पॉइंट 2 n बाय p है, और इसी तरह प्रोसेसर J का स्टार्ट पॉइंट JN बाय p है। ये अब हमने जनरलाइज कर लिया कि प्रोसेसर का अगर इंडेक्स J है तो उसका स्टार्ट पॉइंट एलिमेंट्स का JN बाय p है। तमाम प्रोसेसर को ये पूरी अरे नजर आ रही है, हर प्रोसेसर अपना सेक्शन को लेके ऐड करेगा और एक ग्रैंड सम में डाल देगा। ये कोड होगा इसका, इस अप्रोच से। अब इस POSIX लाइक
सूडो कोड अगर हम लिखें इस काम के लिए तो वो यहां पे दिया हुआ। पॉजिक्स किस तरह ये वाला काम करेगा जो अभी हमने समझाया कि एक अरे को पार्टीशन करें, पूरा अरे हर कोड या हर प्रोसेस पूरा अरे नजर आ रहा है उसके पास है, उसमें से वो अपने हिस्से के जगह पर मेमोरी में अरे को ले और अपने हिस्से का काम करे। इसका सूडो कोड, ये सूडो कोड है POSIX लाइक सूडो कोड। n is the number of elements of the array, p is the number of cores या processes, n is much larger than p। इस केस में ये जो मल्टी कोर होता है इसमें प्रॉब्लम का साइज बड़ा होता है और नंबर ऑफ प्रोसेस थोड़े होते हैं। वहां पर तो बराबर भी हो जाते हैं, कई दफा ज्यादा भी होते हैं क्यूडा में। यहाँ प्रोसेस थोड़े से होते हैं, 4, 8, 2, और ये अरे जो होते हैं 1000 एलिमेंट्स, 2000, 10,000, इसलिए n इज ग्रेटर देन p। एक बात जो हम अपने प्रॉब्लम्स में कह रहे हैं, एस्यूम कर रहे हैं, वो यही है कि जब ये n को p से हम डिवाइड करेंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड करेंगे ताकि पार्टीशन पता चले, तो ये फुल्ली डिविजिबल है। n mod p इज 0, ये इसका मतलब है p फुल्ली डिवाइड्स n, यानी अगर p इज 10, n इज 100, तो 100 डिवाइड बाई 10, हर एक हिस्से में 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे। वो ऑल्दो ये प्रॉब्लम वर्केबल है कि अगर फुल्ली डिविजिबल ना हो तब भी, मगर उसमें थोड़ी सी एडेड बातें भी आपको कहनी पड़ती हैं, हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। हमने कहा हमेशा फुल्ली डिविजिबल। ओके, सूडो कोड प्रोसीजर main which is executed by process 0। प्रोसेस 0 इनिशियली जो मेन हमेशा बाय डिफॉल्ट जब स्टार्ट होता है, तो अगर 4 प्रोसेसेस हैं किसी उसमें, तो स्टार्टिंग हमेशा बेसिक मेन प्रोसेस जिस पे हमेशा लौटता है काम, वो प्रोसेस 0 होता है। बिगिन ऑफ मेन सूडो कोड है। an ये डिक्लेरेशन हो रही है, इंटीजर टाइप है, an है, नंबर ऑफ n है, नंबर ऑफ प्रोसेसर p है, वेरिएबल फॉर एडिंग दिस अरे एलिमेंट्स सम में होगा। पार्टीशन जो n बाई p हम कह रहे थे, एलिमेंट्स हर पार्टीशन में होंगे, उसका नाम पार्टीशन। इनिशियलाइजेशन और यूजर इनपुट ऑफ डाटा फॉर अरे ए एंड बी। ये अरे के एलिमेंट जो आपने रैंडमली जनरेट कर दो या यूजर से ले लो। अभी ए एन में कोई डाटा चाहिए काम करने के लिए, वो आप ले लो, यूजर से ले लो, फिक्स डाटा डाल दो, रैंडम डाटा डाल दो, तो ए एन तैयार हो गया लूप से। एन लिख दो, कितने हैं एलिमेंट्स, कितने हैं, पी कितना है, इन सबको इनिशियलाइज कर दो, सम को 0, पार्टीशन बाद में कैलकुलेट होगा, सम को 0, पार्टीशन इज n बाय p। अगर n और p आप बता चुके हो तो n बाय p से पार्टीशन हो जाएगा। अब आप वो काम कर रहे हो कि प्रोसेस j, ईच प्रोसेस j क्या करेगा। प्रोसेस j जिसमें j जो है वो 1 से लेकर और p-1 तक हो, फोर्क पैदा कर दिया आपने। पहला प्रोसेस 0 चल रहा था, अब उसने फोर्क प्रोसेस 1, फोर्क प्रोसेस 2, फोर्क प्रोसेस 3, फोर्क प्रोसेस, ये सारे जितने प्रोसेस थे फोर्क 1, फोर्क 2, फोर्क 3 जनरेट किए, या बहुत सारे फोर्क आ गए, फोर्क 1, फोर्क 2, फोर्क 3 या। अब आप जितने भी आपके इसमें प्रोसेस थे वो उतने आपने ये फोर्क, ये पैरेलल थ्रेड जनरेट कर लिए यहाँ ये। अब हर थ्रेड को आपने बताना है भाई, जो भी फोर्क बनाए, फोर्क 1 तो तुम्हें कौन सा पार्ट करना है, फोर्क 2 तुम्हें क्या करना है, फोर्क 3, तो आप एक यहाँ पे सब रूटीन कॉल कर रहे हैं। जैसे ही फोर्क करते हैं, उस जे को यूज करते हुए उसको बता देते तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ये वो फंक्शन कॉल लाइक चीज है, प्रोसीजर कॉल, जिसमें आपने बताया कि जी जनाब
आप स्टार्ट करेंगे ए जे एन बाई पी से, पार्टीशन इज एन बाई पी, ये स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहाँ देखा था कि जे प्रोसेसर के लिए जे एन बाई पी था। तो हम कह रहे हैं ए के जे एन बाई पी एलिमेंट से स्टार्ट करो और ए जे प्लस वन एन बाई पी पर खत्म करो। ये एक -1 भी है, यानी अगला सेक्शन ए जे प्लस वन एन बाई पी से शुरू होता है तो उससे एक पहले खत्म करेगा, तो ए जे प्लस वन एन बाई पी -1, एक एलिमेंट पहले। और आउटपुट जो इस आपके इस प्रोसीजर कॉल की है वो सम के वेरिएबल में डालना। सम का वेरिएबल पहले 0 कर दिया है, तो जो इनपुट है उसकी रेंज बता दी और आउटपुट के वेरिएबल का नाम बता दिया। और ये फंक्शन कॉल की जो जे था, फोर्क किया था जिस प्रोसेस को, उसी के मुताबिक उसको ये पार्टीशन मिल गया। अब ये सारे थ्रेड पैरेलल में अपने अपने पार्टीशन को सम करने पर लग जाएंगे और फिर अपने सम को ग्रैंड सम में डाल देंगे। ये आप काम आगे करने लगे और वो ये है। ये 1 से p-1 क्यों लिखा था यहाँ, जे 0 को छोड़ दिया था। 0 इसलिए कि उसने कहा बाकी पार्टीशन में दूसरों को दे दूं, 1 2 3 4। ये जो अपना p0 वाला है वो मैं खुद भी प्रोसेसर हूँ, इनको असाइन करने के बाद अपना पार्टीशन मैं खुद करूंगा। तो इसने अपने पार्टीशन को ये उनके हवाले किया और फिर जब बाहर यहाँ आया तो इसने अपना पार्टीशन को शुरू कर दिया पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में ये भी चल रहा है। तो इसने अपने पार्टीशन को वही ऐड अरे इनपुट फ्रॉम 0 इंटू एन बाई पी से लेकर, फ्रॉम 0 से लेकर और एन बाई पी -1 तक, ये जो पहला पार्टीशन है वो इसने ले लिया और कहा मैं सब में डालूंगा। तो इसने अपना और बाकी सबका पार्टीशन उनको हवाले कर दिया कि तुम सारे अपना अपना सम बनाओ। हर एक अपना अपना सम बना रहा है लोकल। एंड में ये सारों ने यहाँ इसने कहा ज्वाइन करोगे, तुमने अपने काम कर लिए, नो ज्वाइन। ये सारे फिर एंड में J1 से p-1 तक ये सारे ज्वाइन हो गए, ज्वाइन 1 ज्वाइन 2 ज्वाइन 3 ज्वाइन 4, और ये सारे ज्वाइन हो गए। अब प्रिंट सम किया, ये सम आपका ग्रैंड सम होगा। क्यों होगा ये ग्रैंड सम, क्यों होगा? ओके, इसमें मैं ये पूछ रहा हूं कि ये प्रिंट सम में टोटल अरे का सम मौजूद होगा, जबकि हर हर को एक पार्टीशन दिया था। अभी तो उन्होंने अपने पार्टीशन को ही सम किया है और हमने उनके समों को तो इकट्ठा नहीं किया। यहाँ पर पूरा सम कैसे आ गया? मैं कह रहा हूँ यहाँ पूरा सम आ गया, बताइए। रीजन क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रैंड सम आ जाएगा? इसलिए कि ये जो इंडिविजुअल थ्रेड्स हैं, इनको जो हमने ये प्रोसीजर असाइन किया है उसके अंदर सम के ऊपर लॉक का इंस्ट्रक्शन इनमें मौजूद है। तो ये अपने इस कोड के दरमियान ही अपना सम ग्रैंड सम में जो है डाल देते हैं बाय लॉकिंग द सम। तो जब ये बाहर निकल के यहाँ आएंगे तो इस सब ने अपना सम डाला हुआ होगा, क्योंकि देखो प्रोसीजर ये है, जो प्रोसीजर कॉल हो रहा है वो ये है कि हर ऐड अरे फ्रॉम पी टू एम, ये स्टार्टिंग और एंड, और आउटपुट को डाल दो सब में। ये है हर थ्रेड लोकल 0 करता है, फिर वो सिक्वेंशियली पी से एम तक अपने लोकल सम में, ये लोकल सम है, उसका अपना पार्टीशन का सम है, वो बनाता है। बनाने के बाद लॉक अनलॉक इस्तेमाल करके जो ये ग्रैंड सम वेरिएबल था, ग्लोबल वेरिएबल, इसमें वो डालता है, ये अपना लोकल सम उसमें ऐड करता है और फिर ये वहां से रिटर्न होता है। तो हर पार्टीशन अपने लोकल सम को इसी के अंदर लॉक अनलॉक करके ग्रैंड सम में डाल लेता है। ये इस वजह से वो ग्रैंड सम भी बन जाता है, और जब इस सम में डाल रहा है तो वो लॉक अनलॉक का काम भी हो गया और रेस कंडीशन पैदा नहीं। ओके, अब हम आ गए, इस वजह से ये सम प्रिंट हुआ, ग्रैंड सम आ गया, एंड दैट्स इट। ये हमने पॉजिक्स के तरीके से
MPMD प्रोग्राम लिखा है फॉर ऐड अरे, जो आपको दिखा है। अब हम इससे आगे नेक्स्ट टाइम चलेंगे कि इसी का SPMD प्रोग्राम भी लिखें, पहले ये POSIX वाली अप्रोच से, और फिर हम OpenMP पे जाएंगे यही काम करने के लिए। ओके, एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, if there are no questions, we stop here and see you next time. Allah Hafiz.